बताएंगे, मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। सर मैं इधर से बोलूं, आप बोलूं इधर उधर दिखा देंगे आप? हाँ हाँ हाँ, आप मिश्रा जी की आवाज हम तक पहुंच पा रही है। मिश्रा जी सर आप बताइए और थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए। हाँ, देख देखो देखो दोस्तों, EG3 हम रोज करते हैं, ठीक है? हेलो, हाँ, सबको आवाज आवाज जा आ रही रही है है? आपकी, पार्टिसिपेंट्स देखिए को मित्रों, आवाज मिल रही EG3 तो। हम आप रोज करते हैं, इसलिए इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स जानना आपको बहुत जरूरी है। जैसे सर देखिए, यहाँ से इंटर कर रहे हैं, ये मुक्तेश्वर का, यहाँ पासवर्ड डाल देंगे सर। हम पहला जो ट्रिक्स आपको बताना चाहते हैं, स्क्रीन जो है ना हरा खेत वाली, ये कैसे बदल जाएगी? ठीक है, कॉपी है तो लिख लो टिप्स एंड ट्रिक्स में, और आप अपना क्वेश्चन रेज करो कि क्या चाहते हो, ठीक है? जैसे ये या सर का है, और ये दिख रहा है हरा वाला मिश्रा खेत। जी, हाँ, सर मिश्रा जी हम सर पार्टिसिपेंट बोले। से पूछे, एक एक पार्टिसिपेंट क्वेश्चन पूछे और हमें बताएं, क्या ये ठीक रहेगा? हाँ, यदि ये लोग बताए तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन कितना ये बता पाते, पूछो क्वेश्चन है तो, नहीं नहीं क्योंकि नहीं, सर ई इन्हें ग्रंथालय इनके पूछने हाथ में देते हैं। है नहीं। हाँ, हाँ मैं इन ठीक ठीक है सबको किसी का कोई मिश्रा क्वेश्चन सर। है? अच्छा मटोरिया सर। तो जी जी बताइए, अपना नाम बताए, किस केवी से है ये बताए, और फिर अपना क्वेश्चन पूछे। हाँ मटोरिया सर। जी बताइए। मटोरिया सर मैं गौतम कुमार भारती बोल रहा हूँ, केवी कहलगांव है, भागलपुर बिहार से। हाँ जी बोलिए भारती साहब। हाँ सर, मुझे एक्चुअली वो जो ब्लैंक फाइल है वो नहीं मिल पा रही है। जैसे हम फर्स्ट टाइम का इंस्टॉल कर रहे हैं तो हाँ हाँ हम ई ग्रंथालय के साइट से सब कुछ तो डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है, हाँ लेकिन हाँ जो हाँ ब्लैंक फाइल है वो नहीं मिल रही है सर। तो ब्लैंक फाइल कहाँ से मिलेगी? जैसे फर्स्ट टाइम हम किसी हाँ, सिस्टम में जब इंस्टॉल कर रहे हैं तो। मैं समझ गया, आप डेटाबेस फाइल की बात कर रहे हैं। जी 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 जी, डेटाबेस जी। एक्चुअली में जब आपको ई ग्रंथालय की फुल सीडी दी जाती है, वो फाइल उसी में होती है। जो आप डाउनलोड कर रहे हैं दैट इज अपडेट ओनली। हमने जो अपनी वेबसाइट पे रखा हुआ है ई ग्रंथालय का अपडेट, उसमें डेटाबेस का कोई कंपोनेंट नहीं है। तो तो अभी सर जब आप अगर किसी सिस्टम से इसका मतलब है आपने से सीडी नहीं लिया है, और इसीलिए आपके पास हाँ कंप्लीट सॉफ्टवेयर नहीं है, तो वो हाँ, नहीं इंस्टॉलेशन सर, नहीं अगर हो जिसके पाएगा पास, आपका। अच्छा जो मान लीजिए हाँ वहां बताइए। से यहाँ से डाउनलोड करके, जो यहाँ से डाउनलोड करके हम्म। किसी सिस्टम में इंस्टॉल करना चाहता है तो वो कैसे होगा फिर? जैसे मान लीजिए जिसके पास देखिए सीडी सबसे नहीं है। पहली बात है, अभी हाँ जिसके पास अभी पहले तो बात है हमने EG3 बंद कर दिया है, लेकिन जो हमारे एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं EG3 को, हम उन्हीं को अपडेट, उन्हीं के लिए हमने अपडेट रखा हुआ है अपनी वेबसाइट पे। अगर आप पहले से जी यूज जी। नहीं कर रहे हैं, केवी में है, और आपने EG3 हाँ। इंस्टॉलेशन नहीं किया, तो आपको EG3 नहीं मिलेगा आज की डेट में, आपको EG4 ही दिया जाएगा। EG3 का सपोर्ट, EG3 का जो है अपडेट्स उन्हीं को दिया जा रहा है जो पहले से यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो कंटिन्यू रखना चाहते हैं जब तक वो उनका ऑर्गेनाइजेशन उन्हें नहीं। EG4 पे परमिशन ना दे। फिर भी स्पेशल केस में आप मुझे मेल कर दे, मैं आपको मेल में वो बैकअप की फाइल भेज दूंगा। ओके ओके, थैंक यू सर। है चलो ना? गौतम, तुम्हारा हो गया। हाँ 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 इसकी सर, वजह हो ये गया है सर। कि और नया चलो, इंस्टॉलेशन के लिए सीडी नहीं जा रही है। यस। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ये है। लड़का और जानकार है क्वेश्चन सर, पूछ लूंगा बाद में इसको सर। आने दीजिए, इनको डे टू डे एक्टिविटी का पूछिए आप लोग। गौतम जानकार हो तो उसको सर फाइल भेज देंगे। जी जी जी। और नेक्स्ट कोई और पार्टिसिपेंट। कोई क्वेश्चन रेज करे जो मन में आता है। सबको कंडेमनेशन करने आता है? कंडेमनेशन ई ग्रंथालय से। नमस्ते सर। नमस्ते। जी मैम बोलिए। सर हाँ, अर्चना मैम बोल रही हैं। सर मैं अर्चना श्रीवास्तव बोल रही हूँ, KV2 अंबाला कैंट से। हाँ बोलिए हाँ मैडम। मैम बोलिए। सर ये कनेक्शन फेल की प्रॉब्लम आ जाती है कई बार, और फिर वो ठीक नहीं हो पाता, तो किसी जानकार से टीम व्यूअर के थ्रू ठीक कराना पड़ता है, तो वो हम कुछ अपने नहीं, आप कोई कैसे कर मैडम सकते देखो, हैं?
थैंक यू मैम, इधर से सुनो, मैं बोलता हूँ, उस कागज पे लिख लो। जी जी जी, बताइए हाँ, मिश्रा जी, आप हाँ, सर। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। जब वो आएगा ना, प्लीज सेट इनटू द नेक्स्ट फॉर्म वाला, जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है ई ग्रंथालय की, ठीक है? तो जी। आप क्या करेंगे, टेस्ट एक बार करिए, टेस्ट यदि सक्सीडेड आ रहा है तब तो समस्या नहीं है, ठीक है? उसको सेव कर देंगी वहां पे और फिर क्लोज कर देंगी और फिर से रीओपन कर देंगी। लेकिन यदि टेस्ट फेल्ड आ गया ना, हाँ। सुनिए, तो आप देखिए वहां पे एक पासवर्ड है, पासवर्ड ठीक से लिखा गया है कि नहीं? XYZ हैश, हाँ, क्या है? XYZ हैश, कैसे सर वो वाला $123 वाला पासवर्ड यदि वहां पे है तो, जी। हेलो, एज XYZ ग्रंथ $123 ग्रंथ सही बोल ग्रंथ 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 हैश XYZ $123 पासवर्ड। और ए से आपका नॉर्मल केस में बोल रहा हूं, यदि चेंज नहीं करवाई है, ए से यदि जी। आपका यूजर आईडी, ग्रंथ 3 आपका उसके ऊपर वाला, यदि सब है ठीक, तो आप वहां से चुपचाप मिनिमाइज करके बाहर निकलिए और चले जाइए स्टार्ट के तरफ, और वहां पे स्टूडियो वाला होता है ना, SQL माइक्रोसॉफ्ट स्टूडियो वाला एक्सप्रेस, हाँ, हाँ। वहां पे जाएंगी, उसको खोलेंगी ना, तो शुरू में जी। ही एक विंडो जाती है जिसमें सबसे ऊपर जो URL है वो आपका IP एड्रेस है, वहां से कॉपी मारिए, यहाँ लाके पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है? और फिर जी। यूजर आईडी ग्रंथ 3 से ओ ग्रंथ है XYZ $123 चेक कर लीजिएगा, ठीक है? अच्छा, ये सेम। और मिश्रा फिर जी, मैं उसको इसमें कुछ टेस्ट ऐड ऑन करिए, करना और चाहूंगा। सक्सीड हो जाए। सर बोले। हाँ मिश्रा जी, मैं इसमें एड ऑन करना चाहूंगा थोड़ा सा। हाँ, सबसे पहले तो मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को ये कहना चाहूंगा कि जो कनेक्टिविटी का इशू है दैट इज टेक्निकल इशू। तो पहले समझना जरूरी है कि कनेक्टिविटी आपकी डाउन क्यों हो गई है। उसकी मेन वजह जो होती है ये है कि आप जब एप्लीकेशन को रन कराते हैं ई ग्रंथालय को, तो वो डेटाबेस से कनेक्ट नहीं हो पाता है। हाँ, ज्यादातर केसेज में क्या होता है, हमारे पार्टिसिपेंट्स या हमारे यूजर्स बोलते हैं कि सर कल तक ठीक चल रहा था, लेकिन आज जब मैं स्टार्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो ये कनेक्शन लॉस्ट की मैसेज दे रहा है। तो सबसे पहले जो मेन वजह है इसके पीछे, ज्यादातर जो हमने देखी है वो ये है कि डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है। लेकिन क्यों नहीं मिल रही, उसकी वजह है कि आप या तो आपका स्विच ऑफ हो गया सिस्टम चलते चलते, और या फिर फ्लक्चुएशंस आया है इलेक्ट्रिसिटी का। इन दोनों केसेज में क्या होता है कि डेटाबेस की फाइल करप्ट हो जाती है और आपका जो SQL सर्वर का सर्विसेज है वो आपका बंद हो जाता है बेसिकली। तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर की सर्विसेज चेक करें सबसे पहले, वो चीज आपको क्लियर हो जाएगी। सर्विसेज चेक करने के लिए, इसके लिए हमने इजी फॉर यूजर मैनुअल का लास्ट चैप्टर दिया हुआ है टोटली कंप्लीट, कि अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो आप सर्विस चेक कैसे करेंगे। और इसमें सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि थोड़ा सा टेक्निकल है और कई बार पार्टिसिपेंट्स को नहीं भी आता, तो उस केस में दो ऑप्शन आपके पास बचते हैं। एक ऑप्शन तो है आप शिवानंद मिश्रा को अपने PC का रिमोट एक्सेस दे दीजिए, वो बैठ के कर देंगे। क्यों मिश्रा जी? दूसरा, जी सर, पक्का हमने पक्का पक्का। अपना हमारे पास जो अपनी प्रोजेक्ट में मैन पावर काम कर रहे हैं, मैंने उनका सबका मोबाइल नंबर भी आपको 2 बार शेयर किया है। आपके केवी के व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैंने दोनों बार सर्कुलेट किया है। और आजकल ऑफिस नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनके मोबाइल नंबर पे आप कनेक्ट करें, वो रिमोट एक्सेस दे के ठीक करेंगे। इवन जो ऑफिस का नंबर आप यूज करते हैं, मैंने दोनों ऑफिस के जो लोकल लैंडलाइन नंबर है दोनों को डाइवर्ट कर रखा है। तो आप और पुराने सर NIC इसी के नंबर। बहाने उन दोनों नाम, सर इसी जी बहाने उन दोनों नाम बताएं सर जी। दोनों बहुत हेल्पफुल लोग आपके पास हैं वो। हाँ, आपकी आवाज कट के आ रही है मिश्रा जी, कोई बात नहीं, मैं इसे फिनिश करता हूँ जल्दी। आपको जब भी कोई प्रॉब्लम है
अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो इस नंबर पे हमें 2 नंबर मैं आपको दे रहा हूं, आप भी जानते हैं हमने पहले से लिखा हुआ है, इन नंबर पे आप कॉल करें। यहाँ पे रजनी मैडम मिलेगी आपको। दूसरा नंबर 5813, इस पे यादव जी मिलेंगे। तो लॉकडाउन के दौरान भी दोनों की सेवाएं आप लोगों के लिए है, आप इन नंबरों पे कॉल करें प्लीज। और कनेक्टिविटी इशू आप अपने एंड पे अगर कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप हमारे एंड पे छोड़ दे इसे। ये थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, आप कई बार नहीं कर पाते हैं, हम जानते हैं। ये दोनों नंबर नोट करें, इस पे आप कॉल करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सर। जी मिश्रा जी, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट से पूछिए। और लोग नेक्स्ट बोलिए, आप लोग क्वेश्चन रेज करो भाई। अच्छा मटोरिया सर, अब क्वेश्चन थोड़ा मैं एक और रेज करना चाहता हूँ। जी सर जैसे कि अगर हम एक ही सिस्टम पे ई ग्रंथालय रन कर रहे हैं, उसी पे अगर हम चाहें जैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है, क्योंकि वर्डप्रेस भी ये माइस्क्यूएल यूज करता है जो डाटाबेस, तो कुछ ऐसा है क्या कि मान लीजिए अगर हम इंस्टॉल करते हैं तो जैसे होता है ना कि डुअल रन में, तो हमारा मतलब ई ग्रंथालय का डाटाबेस कुछ करप्ट वगैरह ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, कुछ ऐसा है क्या सर? आपका मतलब है डेटाबेस कहीं और रखना चाहते हैं आप? नहीं, डाटाबेस मतलब कि हाँ, जैसे हम चाह रहे हैं कि दो प्रोग्राम यूज करने के लिए जो दोनों MySQL यूज करता है जो डाटाबेस। कौन सा प्रोग्राम, ई ग्रंथालय या कोई और? जैसे ई ग्रंथालय यूज कर रहे हैं, दूसरा हम चाह रहे हैं कि जैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए, वर्डप्रेस है ना ब्लॉग वाला, हाँ हाँ हाँ, तो वो भी डाटाबेस के लिए MySQL ही यूज करता है। ठीक है। जी, तो ऐसा है क्या कि हम दोनों एक साथ रन कर सकते हैं सेम ऐसा सिस्टम पे? दुनिया में कहीं पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जी उसकी जी। वजह है कि हर एक एप्लीकेशन का अपना अपना टेबल स्ट्रक्चर होता है। हाँ, अगर वर्डप्रेस वाले चाहे ई ग्रंथालय के साथ इंटीग्रेट करना तो उन्हें अपने डेटाबेस की स्ट्रक्चर देनी होगी आपको, या उनके डेटाबेस की स्ट्रक्चर हमें देनी होगी। देखिए, एक एप्लीकेशन अगर बनाया जाता है, एप्लीकेशन चलता है डेटाबेस के ऊपर और डेटाबेस का जी। स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। ऐसा कभी नहीं होता। माइस्क्यूएल तो एक तरह का कंटेनर है। दुनिया जी में जी। जैसे काफी ऐसे एप्लीकेशन हैं जो माइस्क्यूएल यूज कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपस में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। बिल्कुल गौतम टेक्निकली फिजिबल नहीं है ये चीजें। गौतम ओके, थैंक यू सर। हाँ थोड़ा सा सर। शांत करो। अकेले में मेरे से या मटोरिया सर से बात करना, लोगों को क्वेश्चन आने दो अभी। सर कोई क्वेश्चन आ नहीं रहा था नहीं, इसलिए मैंने पूछा। मिश्रा जी पूछने दीजिए आज इन्हें खुल के। Whatever they want to ask, please allow them. This is my request. और लोगों को भी देने दो सर, और लोग भी है ना जो डे टू डे काम नहीं जानते, ये जानता है तो ये इधर उधर। नहीं मिश्रा जी, let them ask whatever they want to ask, please. ओके 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 सर। पूछने दीजिए, ठीक है सर, नो इशू। ठीक है सर। जी, हेलो, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट जी बताइए। हेलो, हाँ हेलो बताइए। सर। ऐसे बताइए। मैं वासुदेव भट्टाचार्य केंद्रीय विद्यालय जी CME राय दुर्गापुर वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। बताइए। हेलो, हाँ आवाज आ रही है हमें आपकी, कंटिन्यू। क्वेश्चन बोलिए, हाँ क्वेश्चन। सर, मैं वो ई ग्रंथालय का थ्रू स्टॉक वेरिफिकेशन और कंडेमेनेशन करना चाहता हूँ, थोड़ा हमको क्लियरली बता दीजिए। राइट क्वेश्चन, यही मैं खोज रहा था कब से। ठीक है, अब मैं हाँ सर। आपको स्टॉक वेरिफिकेशन पे लेके चलता हूँ। हाँ और स्टॉक हाँ वेरिफिकेशन सर। का एक सारे स्टेप कैसे होंगे वो मैं आपको करके दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। कागज पे लिख लीजिए, पहला स्टेप है ये सर, लिखेंगे अभी इनिशिएट वाला। हाँ, तो सबसे पहले तो ये जैसे कि हम सभी जानते हैं कि स्टॉक वेरिफिकेशन एटलीस्ट 1 साल में एक बार होता है। बड़ी बड़ी लाइब्रेरी में
2 सालों में एक बार या 3 सालों में या 5 सालों में, इस तरह से होता है। और जितनी बड़ी लाइब्रेरी होती चली जाती है उतना ही ये टास्क बहुत डिफिकल्ट होता चला जाता है। और इसीलिए ऐसा भी है कि बहुत बड़ी लाइब्रेरीज में सैंपल स्टॉक वेरिफिकेशन होता है। सैंपल स्टॉक वेरिफिकेशन का मीनिंग ये है कि सभी बुक की अटेंडेंस ना लगा के एक पर्टिकुलर फॉर्मूले के तहत कुछ % किताबों का कलेक्शन का जो है, किताबों की अटेंडेंस लगाई जाती है, उसके बेस पे रिपोर्ट तैयार की जाती है। एनीवे, हम यहाँ पे कंप्लीट स्टॉक वेरिफिकेशन की बात करेंगे। मैं जहां तक समझता हूँ सभी के बीच में 5,000 से लेके 15,000 तक के बीच में किताबें हैं। और स्टॉक वेरिफिकेशन एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी है जो सबसे बड़ी सिरदर्दी है लाइब्रेरियंस के लिए, और हमारी रोजी रोटी यानी हमारी नौकरी से जुड़ी हुई है। और इसीलिए अपना हिसाब किताब रखना बहुत जरूरी है। तो अगर देखा जाए स्टॉक वेरिफिकेशन में होता क्या है, हम 2 मिनट के लिए सॉफ्टवेयर को भूल जाते हैं, कंप्यूटर को भूल जाते हैं। वर्क फ्लो इस तरह से है कि आपके पास आपके एक्सेशन रजिस्टर में आपका जो टोटल कलेक्शन है वो सब रजिस्टर्ड है आपके लाइब्रेरी में। एक्सेशन रजिस्टर में सबके एक्सेशन नंबर आपने रजिस्टर कर रखे हैं। तो हर साल में ये देखा जाता है कि लाइब्रेरी में जितने आइटम्स रजिस्टर्ड है उनमें से कोई मिसिंग तो नहीं हुआ, खो तो नहीं गया। तो इसके लिए हम एक एक आइटम की अटेंडेंस लगाते हैं मैनुअली। अभी हम सॉफ्टवेयर को भूल जाए, और अटेंडेंस लगाने के बाद अटेंडेंस किसकी लगाते हैं? जो किताबें रैक पे रखी है, जो किताबें शेल्फ पे रखी हैं उनकी अटेंडेंस लगाते हैं, जो सर्कुलेशन में है उनकी अटेंडेंस लगाते हैं। इसके अलावा पहले से कोई डैमेज, मिसिंग, रीड आउट है उसकी अटेंडेंस लगाते हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि वो कौन सी किताबें बची जिसकी अटेंडेंस नहीं लगी। इसका मतलब वो लाइब्रेरी में होनी चाहिए थी लेकिन है नहीं, मिली नहीं है स्टॉक वेरिफिकेशन में। अनट्रेस्ड जी, उसे हम अनट्रेस्ड बोलेंगे। अगर 3 कंसेक्यूटिव स्टॉक वेरिफिकेशन के दौरान वो अनट्रेस किताबें नहीं मिलती है तो आप उन्हें मिसिंग घोषित कर सकते हैं, जिसके लिए आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल लेंगे और अकॉर्डिंगली आप ऑफिशियली उन्हें वीड आउट कराएंगे। ठीक है। तो अगर देखा जाए जो अटेंडेंस लगाने वाला काम है दैट इज मोस्ट कम्बरसम जॉब ऑफ लाइब्रेरी। वो मैन्युअली करना होता है। जितना ज्यादा कलेक्शन होता जाएगा उतना ही ज्यादा टाइम अटेंडेंस लगाने में लगेगा। अटेंडेंस का मतलब है एक एक किताबें आप निकालेंगे, उसका एक्सेशन रजिस्टर, उस कोई लिस्ट आपने बना रखी है या कोई रजिस्टर बना रखा है, उसका एक्सेशन नंबर रजिस्टर करेंगे या टिक लगाएंगे, व्हाटएवर मींस। बट पर्पज इज दैट स्टॉक वेरिफिकेशन में हर एक आइटम को आप अटेंडेंस लगाएंगे। जो बिना अटेंडेंस के बचेगी वो मिसप्लेस बोले या अनटेस्ट की लिस्ट में इंक्लूड हो जाएगी। अब इसमें सॉफ्टवेयर काफी हद तक कुछ हेल्प कर सकता है टू process this step to complete this activity of stock verification in faster manner. So there are 4 main steps of stock verification. आप यहाँ पे देख रहे होंगे कैटलॉगिंग मॉड्यूल में हमने स्टॉक वेरिफिकेशन का फॉर्म रखा हुआ है। जो भी कागज कलम पे लिख लेना, ये चारों रोज की समस्या है सर, अच्छा से समझा रहे हैं जी। तो जब सबसे पहले हम स्टॉक वेरिफिकेशन का फॉर्म लोड करते हैं, इस पे हमारा टोटल कलेक्शन नजर आएगा। वो एक डेटा लिस्ट में दिखाई देता है आपको। और जैसे आप टॉप पे देख रहे हैं 5436 टोटल एक्सेशन रिकॉर्ड, टोटल होल्डिंग हमारी लाइब्रेरी का 5436 यानी 5436 रिकॉर्ड दिखा रहा है। ठीक है, वो लिस्ट यहाँ पे कंप्लीट आप देख भी सकते हैं एंड उनका सर्कुलेशन स्टेटस क्या है वो भी लिस्ट में नजर आ रहा है। So this is first step. First step, now you need to start the stock verification. Year. तो year पहले स्टेप में आप year टाइप करें और year को आप 4 डिजिट टाइप करें YY फॉर्मेट में और इनिशिएट, देन इनिशिएट बटन को क्लिक करें। तो ये
एक कॉलम ऐड कर देगा आपके डेटाबेस में स्टॉक वेरिफिकेशन 2020 के नाम से। दिस इज फर्स्ट स्टेप, जिसमें हम एक क्लिक हमें प्रेस करना होता है बस। ठीक है, अब आइए सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, ये बटन दबाएंगे। इस बटन दबाने पे क्या होगा, जब हम स्टॉक वेरिफिकेशन शुरू करते हैं तो उस टाइम से तक की जितनी भी और स्टेटस है आपकी कॉपीज की, इशूड है पहले से, रीड आउट है या वट एवर दैट, आप उन्हें अपडेट करेंगे, यानी उनकी अटेंडेंस अपने आप लग जाएगी। रीड आउट है तो रीड आउट में आ जाएगी, और ऑलरेडी इशू में है, सर्कुलेशन में है, तो उनकी अटेंडेंस अपने आप आ जाएगी। खाली क्या बचेगा, अब जिन किताबों का स्टेटस अवेलेबल है वो आपको मैन्युअली लगानी है, तीसरे स्टेप। यहाँ पे मैं एक चीज और आपको बताता चलूं कि आखिरी के दिन जब आप स्टेप नंबर 3 में एक एक कॉपी का अटेंडेंस लगा ले, तो स्टेप नंबर 2 को लास्ट टाइम भी प्रेस करें, क्योंकि इस दौरान आपने इशू रिटर्न किया है तो उनकी भी अटेंडेंस बाद में लगानी जरूरी होती है। सपोज कीजिए आपका 1 महीने से स्टॉक वेरिफिकेशन चल रहा है और इस दौरान 5 किताबें इशू हो गई है जो कि पहले अवेलेबल थी, तो जब आप एक्टिविटी कंप्लीट कर लेंगे तो स्टेप नंबर 2 फिर से प्रेस करें, जिससे इस दौरान जो किताबें इशू हुई है उनका अटेंडेंस भी अपने आप एज इशूड ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो मेन टाइम कंज्यूमिंग स्टेप है दैट इज स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में आपको एक एक एक्सेस नंबर नोट करना होता है और यहाँ पे टाइप करके, और उसका हम क्या लगाएंगे, स्टेटस हमें अवेलेबल करनी है। वो बेसिकली जितनी किताबें बुक कॉपीज शेल्फ पे रखी है, अलमीरा में रखी है, उनका आपको अटेंडेंस एज अवेलेबल लगाना है। तो इस स्टेटस को आप सेलेक्ट करके रखें, एक्सेस नंबर टाइप करें, एंटर मारें। अगर पहले से इस बुक की अटेंडेंस लग चुकी है तो सिस्टम इस तरह का मैसेज देता है। इसका मतलब ये भी समझ सकते हैं क्या ये किताब दोबारा आ गई या क्या ये एक्सेस नंबर 2 बार चढ़ा हुआ है। ये चीज आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं अगर इस तरह का मैसेज आता है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो अलमीरा आपने अटेंडेंस लगा ली थी आप कहीं दोबारा तो नहीं लेते, अदरवाइज ये मैसेज नहीं आएगा। मैं और थोड़ा नीचे चल के वहां से एक्सेस नंबर लेता हूं। एक्सेस नंबर 24 मैंने टाइप किया, एंटर मारा, 23। इस तरह से मैं एक्सेस नंबर लिखता जाऊंगा और अटेंडेंस लगाता जाऊंगा एंटर मारने के साथ। ठीक है, ये तो हो गया मैन्युअली अटेंडेंस लगाने का सिस्टम। कोई पार्टिसिपेंट शायद बोल रहा है बीच में या बात कर रहा है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अभी बातें ना करें। अब ये अटेंडेंस जो हम मैन्युअली लगा रहे हैं, सभी पार्टिसिपेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना माइक आप म्यूट करें प्लीज। यस, ये अटेंडेंस मैं मैन्युअली लगा रहा था, लेकिन अगर आपने बारकोडिंग कर रखी है तब आप एक एक कॉपी निकाल के और बारकोड से आप टिक टिक करते चले जाए तो अटेंडेंस अपने आप लगती चली जाएगी। दैट विल बी सम फास्ट। आप ये भी कर सकते हैं, अपने डेस्कटॉप को या लैपटॉप को एक ट्रॉली पे रख ले आप, और जो किताबों की अलमीरा के बीच में जाए और किताबों की स्पाइन पे आपने बारकोड लगा रखा है या अंदर लगा रखा है तो किताब निकाले और उसे बारकोड रीडर से रीड करे तो अटेंडेंस लगती चली जाएगी। तो ये अटेंडेंस लगाने वाला काम आपको मैन्युअली करना होगा। इजी फॉर्म में हमने दूसरी और चीजें की है, उसमें हमने ये किया है कि अगर आपने एक्सेल में उनकी एंट्री कर ली है जो किताबें अवेलेबल है या नोटपैड की फाइल में एंट्री कर ली है, तो आप वो ई ग्रंथालय उस फाइल को भी प्रोसेस करके अटेंडेंस लगा देगा। लेकिन EG3 में वो चीजें नहीं है। अब तीसरा स्टेप पूरा करने के बाद
आप चौथे स्टेप पे जाएंगे और वहां से रिपोर्ट जनरेट करेंगे आप। 5436 टोटल कलेक्शन में से मैंने कुछ की अटेंडेंस लगाई है, बाकी छोड़ के अभी अनटेस्ट की लिस्ट में दिखा रहा है। तो यहाँ कुछ अटेंडेंस लगी है, आप देख सकते हैं। ये अटेंडेंस लगी है, जो किताबें इशूड थी वो किताबें इशूड है। इस तरह से जो बिना अटेंडेंस के बचेगी उसे मिसप्लेस माना जाएगा। तो लास्ट में आप यहाँ से रिपोर्ट निकालें। रिपोर्ट आप किस फील्ड से आप ऑर्डर बाय करना चाहते हैं वो सेलेक्ट करें और उसके बाद रिपोर्ट आप अथॉरिटी को पेश कर दे फॉर अप्रूवल। हाँ, पार्टिसिपेंट से मेरी रिक्वेस्ट है वो बताएं उन्हें कुछ समझ में आया है। Yes, sir. करने से बहुत लग रहे हैं। या फिर से बोलिए, मुझे आवाज आपकी कट के आ रही थी जी। नहीं, जो बोलना जो सिस्टम आप बताया है, एक एक का अटेंडेंस लेना है, इसमें तो टाइम तो ज्यादा लग जाएगा ना। कोई शॉर्टकट में दुनिया में कोई रास्ता नहीं है RFID के अलावा। आपको इंटरएक्टिव RFID लेनी पड़ेगी, सिर्फ वो उस काम को कर सकता है, नहीं तो एक एक अटेंडेंस लगाने के अलावा कोई जादू नहीं है किसी के पास। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा तो करना ही पड़ेगा ना। स्टॉक वेरीफाई कर रहे हैं आप मिश्रा जी, क्वेश्चन ये नहीं है टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। स्टॉक वेरिफिकेशन एक ऐसी एक्टिविटी है इंसान ही करेगा, उसे कोई मशीन नहीं कर सकती। एकदम अटेंडेंस लगाने वाली जो बात है, हाँ, आपके पास कोई रोबोट है, अगर वो इस काम को कर सकता है तो कुछ हो सकता है। दूसरा सॉल्यूशन मैंने RFID बताया। ऐसी RFID आती है जो इंटरैक्टिव है। किताबों का आराम से कर लेंगे, एक सप्ताह में 10,000 किताबों का आराम से कर लीजिएगा। ये बेस्ट मेथड है अभी तक में, तो इसी को यूज करना ज्यादा हम लोगों के लिए, माने जो फिजिबिलिटी है उसमें यही बेस्ट है। इसलिए भट्टाचार्य बाबू अपनी এইটাকে यूज করুন, বুঝতে পেরেছেন? एक्चुअली में हर कोई ये एक्सपेक्ट करता है कि कोई इससे शॉर्टेस्ट मेथड कोई हो सकता है मैंने क्या? सब मैं समझता हूँ कि मुश्किल है। हाँ, बारकोड अगर आपने लगा रखा है तब बहुत फास्टर हो जाता है। भट्टाचार्य जी कुछ बोलेंगे? हेलो, और क्वेश्चन लाइए आप लोग, और दूसरा क्वेश्चन कोई। सर इसमें स्टॉक वेरिफिकेशन होने के बाद जो अनट्रेस्ड बुक्स हैं उसको फिर हम कंडमनेशन के लिए कैसे एक्सपोर्ट कर, मतलब एक्सेल में कैसे डालेंगे? मैडम यहाँ से आप पहले रिपोर्ट, सिस्टम विल जनरेट द रिपोर्ट ओनली, देन अदर हाँ, प्रोसेसेस, जो बाकी के प्रोसेस है दैट इज रिलेटेड विद द एडमिन, उसका सॉफ्टवेयर से कुछ लेना देना नहीं है। यू विल मेक नोट, यू विल अटैच द कॉपी और आप ये लिखेंगे व्हाट एवर यू वांट टू राइट कि ये मैंने स्टॉक वेरिफिकेशन किया है और इसमें इतनी किताबें ट्रेस नहीं हो पाई है, बट सर्टेन कमेटी फॉर्म होती है, कमेटी अप्रूवल लेती है, देन कमेटी में आस्क यू अगेन कि मैडम जो एक बार फिर से आप बाकी जगह जो पढ़ी है किताब एक बार देख लीजिए। तो इस तरह से कमेटी 2-3 बार हमारे यहाँ तो वापिस करती है कि एक बार ट्रेस कर लीजिए फिर से। देन फाइनली जब लाइब्रेरियन भेज देगा लिख के कि नहीं अब मैंने सब चेक कर लिया है, दिस इज फाइनल, देन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विल अकॉर्ड अप्रूवल फॉर रीड आउट एंड कंडमनेशन। और वो मैडम आसानी से एक्सेल में हो जाएगा। सर वो पूछ रही है एक्सेल में कैसे जाएगी ये रिपोर्ट? एक्सेल का हमने एक्सेल का यहाँ पे नहीं बना रखा है, तो आप एक काम करें, एक फीडबैक भेज दे, अब नेक्स्ट वीक में एक्सेल का भी ऐड करवा देते हैं रिपोर्ट। जैसे वहां से हो जाएगी ना, जब ये रिपोर्ट जनरेट करेंगे ना तो ऊपर सेव करते हैं ना, तो सेव करने टाइम वहां पे एक्सेल में सेव कर लेंगे। नहीं, हम एक्सेल में लगा देंगे, डायरेक्ट एक्सेल में आ जाएगी। आप कोई फीडबैक भेज दे हमें तो सबसे अच्छा और उसमें ये भी बता देना हमें कि कौन कौन से कॉलम आपको चाहिए एक्सेल। ओके सर। EG4 में हमने एक्सेल लगा रखी है। हाँ, ऐसे क्योंकि फिर जितनी भी अनट्रेस्ड बुक्स होती हैं उनको अलग से एक्सेल की फाइल में टाइप करना पड़ता है कंडमनेशन के लिए, लिस्ट बनाने के लिए। वो एक
मैडम एक्सेल में आपको अथॉरिटी को एक्सेल में भेजनी होती है फाइल? यस सर। ठीक है, आप मुझे वो फॉर्मेट भेज दें मेल में, कौन कौन से जी। कॉलम होते हैं, क्या होता है, कोर्स चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या उसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू भी निकालनी है वगैरह वगैरह, वो सब जी लिख के सर। बता दें हमें, हम ऐड कर देंगे। ओके सर, थैंक यू सर। बड़ा नेक्स्ट काम हो जाए नेक्स्ट पार्टिसिपेंट प्लीज। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट प्लीज। हेलो बोलिए, आप लोग क्वेश्चन ईशा रेज जी। तो करो। हेलो सर, गुड हाँ, इवनिंग। आइए आइए नमस्कार। सब लोग। मैं संदीप बोल रहा हूँ सर, केंद्रीय कौन? विद्यालय नंबर 1 कैंट शाहजपुर से। हाँ संदीप जी बोलिए। बोलो सर संदीप, बोलो। मैंने जो कुछ बुक्स की एंट्रियां थी एक्सेल में की थी, एक्सेल में एंट्री करके फिर ई ग्रंथालय में एक्सपोर्ट कर दी थी। ठीक है, इंपोर्ट तो जैसे एक जो ग्रंथालय में एक्सेस इंपोर्ट नंबर है, करो। हाँ इंपोर्ट किया, सॉरी हाँ हाँ इंपोर्ट किया। हाँ तो वो जो हाँ। बुक्स, जैसे मैं एक्सेस नंबर है वो 2 बार दिखा रहा है। जैसे मैं एक यूजर को यूज कर देता हूँ तो वो बुक्स फिर से दोबारा दिखाती हैं। ई ग्रंथालय में कोई भी एक्सेशन नंबर डुप्लीकेट नहीं हो सकता, मेरी तो ये नॉलेज कहती नहीं सर, मेरी बात अगर हो रही आपके थी। वहीं पे वो रिजेक्ट कर देगा, कुछ दूसरी फॉल्ट होगी आपकी। नहीं सर, जब एक्सेल में आप मैंने रिकॉर्ड रिजेक्ट हो जाएगा, वहीं पे वो बोलेगा कि नहीं इतना डुप्लीकेट है। पहले सर सुन लीजिए। नहीं, संदीप जी को बता, संदीप जी बताइए आप पूरा कैसे सर हुआ, मैंने क्या एक्सेल में हुआ बुक्स बताइए। को इंपोर्ट किया था, एक्सेल में एंट्री करके इंपोर्ट किया था ई ग्रंथालय में ना। एंट्री करने के बाद जब वो बुक्स ई ग्रंथालय में आ गई, जब मैं वो बुक्स इशू कर रहा हूँ तो एक इशू एक्सेस को छोड़ नंबर। के आप पहले आपने ये वेरीफाई किया कोई इसमें एक्सेशन रजिस्टर में जाके ये वेरीफाई किया क्या ये डुप्लीकेट है सचमुच में एक्सेशन? नहीं सर, डुप्लीकेट नहीं है। मैं आपको प्रॉब्लम पहले सुनिए। मैं जब इशू कर रहा हूँ ना ठीक तो है। एक बुक इशू हो जाती है, मतलब सेम बुक है, सेम नंबर है, सेम ऑथर है। दूसरी बुक्स जो होती है हाँ हाँ। वो दिखाता है, जब मैं दोबारा किसी ऑथर मतलब किसी यूजर को इशू करता हूँ तो वो दिखाता है कि नॉट इशू। मतलब एक बुक 2 बार इशू होती है। इसके लिए एक मैंने बुक सेम एक्सेशन फोन जी नंबर, हाँ सेम एक्सेशन नंबर, आप ये कह रहे हैं कि 2 लोगों को इशू हो गया? हाँ ऐसा होना नहीं चाहिए, टेक्निकली ऐसा होता है कि जब हम किसी बुक को इशू करते नहीं हैं ई ग्रंथालय सर, में। वो सुनिए तो। फिर उसके बाद इशू होने के बाद मैंने बात भी की थी दिल्ली में, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कहा था कि आप मैनुअली, मतलब ई ग्रंथालय में जाके जो बुक्स आपने जितनी भी एंट्री की है एक्सेल में, उसमें आप उसकी डेट डालिए। डेट डालेंगे तब वो किसकी जाके डेट? अलग अलग होगा। तो मैं डेट मैंने फिर एक एक बुक के अलग अलग करके डाल रहा हूँ, तब वो बुक सिंगल सिंगल दिखा रही है, नहीं तो वैसे डबल डबल दिखा रही है। सबसे पहली तो बात है, आप सलाह एनआईसी से ले, किसी अनजान से मत ले। सर डेट एनआईसी से ही में मिला कोई था, एनआईसी में किसे मिला था मिला, मैंने। किससे बात हुई थी आपकी? सर जो हेल्प नंबर है ना, उसी पे फोन मिलाया था मैंने। देखिए पहले तो बता दें कि इशू रिटर्न का डेट से कोई लिंक नहीं है। एक्सेशन नंबर की डेट की बात कर रहे हैं हम, एक्सेशन डेट की बात कर रहे हैं ना? हाँ हाँ सर। एक्सेशन नंबर के साथ जो एक्सेशन डेट फील्ड होती है उसकी बात कर रहे हैं। हाँ 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 सर, वही। आपका मतलब है पहले एक्सेशन डेट नहीं दी थी आपने, वो किताब 2 नहीं को सर, इशू दी हो थी मैंने, गई थी। एक्सेल सीट में दी थी, लेकिन वो शो हाँ नहीं कर रहा है उसमें ई ग्रंथालय में। और वही जो बुक्स है ना, ठीक वो है, डबल दिखाता है। कोई कैसे बात नहीं। इंडिकेट बटोरिया से? नहीं मिश्रा जी, मुझे पूरा करने दीजिए। पहली तो बात है, एक्सेशन डेट का फील्ड हमारे ई ग्रंथालय में मैंडेटरी नहीं है। ओके। अगर किसी एक्सेशन आपने कोई कॉपी ऐड कर रखी है ई ग्रंथालय में, एक्सेशन डेट नहीं दे रखी है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ना इशू रिटर्न में ना किसी और चीज में, ना ओके। वो रिकॉर्ड कहीं अटकता है। आपका जो पर्टिकुलर केस है ये 2 वजह से हो सकता है कि या तो डेटाबेस में कोई छेड़छाड़ करेगा, उसकी वजह से ये हो सकता है। ओके। दूसरा, आपने जैसे एक्सेशन नंबर लिख दिया 5436 फॉर एग्जांपल, हाँ लेकिन डॉट लगा रखा है, तो एक्चुअली सर, में हमने ई ग्रंथालय में एक्सेशन नंबर को टेक्स्ट फील्ड रखा हुआ है। तो हमने ये देखा है कभी कभी हिडन कैरेक्टर एक्सेशन नंबर के साथ आ जाता है जो कि विजिबल नहीं होता, और सिस्टम उसे अलग एक्सेशन नंबर मानता है। हमें दिख रहा है 5486 फॉर एग्जांपल 2, लेकिन वो 5486 नहीं है, उसके साथ एस्की कैरेक्टर है कोई। खासकर जब हम माइग्रेशन करते हैं ये इशू आते हैं। जब आप माइग्रेशन करते हैं एक्सेल से डेटा, हाँ तो जिस एक्सेल के जिस कॉलम में आपने एक्सेशन नंबर सेव किए हुए हैं, पहले उस कॉलम को हमेशा टेक्स्ट कॉलम बना लीजिए। ओके।
तो टेक्स्ट कॉलम बनाने से वो हिडन कैरेक्टर नहीं आते हैं। अब सपोज कीजिए आपके जो एक्सेशन नंबर है वो न्यूमेरिक है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हाँ सर, और आपने वो कॉलम एक्सेल का जो कॉलम है वो भी न्यूमेरिक बनाया हुआ है, ठीक। हाँ सर, उसके बाद जब आप इंपोर्ट करने लगे तो आपने सोचा नहीं न्यूमेरिक नहीं, मैं सिर्फ टेक्स्ट बना देता हूँ, तो उसके साथ एसटी के कैरेक्टर आ जाते हैं, हिडन कैरेक्टर। हाँ उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। कोई बात नहीं है, आप हम अपना डेटाबेस हमें भेज दें, हम उसमें एक स्क्रिप्ट रन करा देंगे और जो हिडन कैरेक्टर्स है वो सब निकल जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। एक्चुअली सर मैंने तो रनी मैम से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि आपको मैनुअली करना पड़ेगा ई ग्रंथालय में ही जाके, नहीं, वो डेट डालनी उन्होंने पड़ेगी तभी गलत, वो सिंगल सिंगल दिखाएगा। डेट से कोई लिंक नहीं है। रजनी बेसिकली लाइब्रेरी साइंस की भी नहीं है, टेक्निकल है, तो हो सकता है उसे कुछ ना समझ में आई हो ये प्रॉब्लम। और ठीक है सर, मैं आपसे आप कांटेक्ट अपना, करूंगा। हाँ नहीं, डेटाबेस की आप थैंक यू सर। संदीप जी, हाँ सर, जी आपने वो ई ग्रंथालय के साइट से एक्सेल शीट डाउनलोड की थी? हाँ सर, नहीं, इसमें एक्सेल फिलअप शीट किया था? हमारे से डाउनलोड नहीं की, इन्होंने एक्सेल शीट अपने से बनाई होगी बेसिकली। हमको नहीं यही सर, उस लगता है। शीट में मैंने एंट्री की, एक्सेल शीट में एंट्री की थी डाउनलोड करके। धोखे से वो हाँ यार लेता एक्चुअल में क्या पहले होता है, क्या होगा, वो लिख के दे देता है डुप्लीकेट रिकॉर्ड इतने, और वो एंट्री नहीं लेता है। डुप्लीकेट नहीं वो नहीं रिकॉर्ड सर, पहले अगर मैंने एक्चुअली हुआ बताया क्या ना, मेरे में कुछ बुक्स की एंट्री निशा जी। ग्रंथालय में थी, मैंने 800 से ऊपर की बुक्स की एंट्री एक्सेल में एंट्री की, एंट्री करने के बाद फिर मैंने उसको इंपोर्ट किया। ठीक है, तो अब तो जो सर बता ठीक है, देंगे तो आप डेटा भेजिए। सर उसके तो बारे सर में मैं मैं आपसे बाद में बात। नहीं, वो मिश्रा जी होता है, अगर उसके साथ एसकी कैरेक्टर आ जाते हैं, कई बार हिडन होते हैं, दिखते नहीं है। हाँ, हम समझ गए, हाँ समझ गया होगा। ठीक है चलिए सर, आगे थैंक यू। बढ़ते हैं। नेक्स्ट ओके, क्वेश्चन लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो एनी अदर पार्टिसिपेंट्स प्लीज। आप लोग बोलिए सर। Any other? किसी किसी का हमको मैसेज कर रही है कि म्यूट हो गया है सर, उनका अनम्यूट कर दीजिए, ऐसा कर रही है मेरे को मैसेज। ओके और एक शेख मैम है, कंकड़बाग की लाइब्रेरियन ऐसा है, और एच शेख है, वो करिए कि मेरा साउंड नहीं हो रहा है। मैंने सबको अनम्यूट किया हुआ है, जो बोलना चाहे वो एक एक करके बोले प्लीज। सभी पार्टिसिपेंट्स का माइक अनम्यूट किया हुआ है मैंने। कहीं से गाने की आवाज आ रही है, प्लीज पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है, अगर उनके रूम में टीवी चल रहा है या कोई गाने चल रहे हैं तो उन्हें बंद करें प्लीज। यस, कोई पार्टिसिपेंट बोलेंगे? वेद प्रकाश त्रिपाठी, वीरता देवी, विभा गुप्ता, किसी को मेरी आवाज आ रही है? विजय जैन, उमेश कुमार, टी श्री लक्ष्मी, एस के बेहरा। पार्टिसिपेंट्स आप सबको आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है हाँ आवाज। सर, मैं जिनके नाम ले रहा हूं, क्या उनका कोई क्वेश्चन है? रेस्पॉन्ड करें प्लीज। नमस्कार सर। सुषमा श्रीवास्तव, हेलो हेलो, हाँ बोलिए। नमस्कार सर। हाँ बोलिए। केवी कपूरथला से बोल रही थी। सर एक क्वेश्चन है, जी जैसे बोलिए। अंडर ये मेंबर रजिस्ट्रेशन जब हम करते हैं, तो जैसे हाँ। बच्चों का हम करते हैं, सपोज 7th A क्लास है, 7th A क्लास के मैंने 1 से 40 तक के बच्चों का मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया। तब वो ठीक अगले है। साल 2021 में मैं यही बच्चे 8th A में चले जाएंगे, तो मैं अब तक क्या मैनुअली 8th A लिखती जा रही हूँ? ऐसा कुछ प्रोसीजर है कि 7th A 8th A में चले जाए? हाँ मैम, डेफिनेटली है। निशा जी बताएंगे। हाँ जी सर, वो प्रोसीजर चाहिए था सर। सर निशा बोलते जी। मैं स्क्रीन से, आप मेंबर रजिस्ट्रेशन पे जाइए, ओके सर, यही करना है आपको। हाँ सर दिखाएं। रिलेशन यही है कि आप अपना वर्जन पहले 32 करवा लीजिए। पहला प्री रिक्विजिट है कि जो आपका ये वर्जन है ई ग्रंथालय का ना, वो 32 करवा लीजिए, बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, वर्जन 30। ओके, ई ग्रंथालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए। मैं भी पुराना वर्जन ही आपको शायद दिखा रहा हूँ। नहीं सर आप 32 कर दीजिए, अभी सब लोग देख भी लेंगे सर के हाथ। मैंने शायद ऑलरेडी किया हुआ है एक्चुअली।
32 होगा वो। इसे मैं एक्सिट करता हूँ। हाँ यहाँ से मैंने दोनों डाले हुए हैं यहाँ पे। अच्छा ये शायद 32 में साफ साफ सर ने बनवा दिया है, एक ही बार में हो जाता है और वो सबको जानना भी चाहिए। न्यू कैटेगरी के लिए ऑप्शन है, ओल्ड ये कैटेगरी, न्यू 32 है। कैटेगरी में चेंज। अभी देखिए 32 वर्जन दिखा रहा है ना ऊपर कोने में, एग्जिट के बगल में। अब ये देखिए लाल वाला दिखा रहा है, हाँ। माइग्रेट मेंबर फ्रॉम एबव ग्रिड टू न्यू सब कैटेगरी। तो इसे मैडम इसमें ये करना होगा, सबसे पहले तो जैसे सपोज कीजिए आपके पास बच्चे हैं कक्षा 6 से लेके 12 तक, ठीक है सर। ठीक है, और आपने उनकी सब कैटेगरी बनाई हुई है, ठीक है सर। ठीक है। ओके सर। तो आपको सबसे 12th वाले जो बच्चे हैं उन्हें हटाना होगा या डिलीट करना होगा, या कोई नई सब कैटेगरी बना के सारे बच्चों को वहां ट्रांसफर कर दे। वही संटिंग करिए, नया बना लीजिए, बैच नंबर लिख दीजिए 12 19 20 करके नई कैटेगरी बना लीजिए। जैसे मैं एक सब कैटेगरी बना, कोई बात नहीं, आप ट्रांसफर कर लीजिए। मैंने X12 ये कैटेगरी बना दी, ठीक है। ठीक है। ओके, ठीक है सर। मैं यहाँ कोई भी वैल्यू भर रहा हूँ, मुझे अब इशू रिटर्न तो करना नहीं है, जस्ट मैंने सेव कर दी। उसके बाद मैं मेंबर रजिस्ट्रेशन पे गया और मैंने 12th के बच्चे सेलेक्ट किए। पहले ऊपर से करना होगा लाइक दिस, पुराना कैटेगरी ऊपर और नई कैटेगरी नीचे। राइट। तो सबसे पहले मुझे 12th के बच्चों को हटाना है और टेम्पोररी सब कैटेगरी में ट्रांसफर करना है। तो आई विल सर्च फ्रॉम 12th सब कैटेगरी। तो एक बच्चा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब मैंने इसे सेलेक्ट किया और मैं इसे नई कैटेगरी में ट्रांसफर कर दूंगा सभी बच्चों को, X12 वाली में जो पास करके जा चुके हैं, और ये बटन मैं दबाऊंगा। अब क्या हुआ, जो 12th वाली कैटेगरी थी वो ब्लैंक हो गई है, उसमें कोई बच्चा नहीं है अभी। अगर आप उसे सर्च करें सब कैटेगरी से, जैसे नो रिकॉर्ड फाउंड। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं 11th वालों को सर्च करूंगा, ठीक है। और मैंने यहाँ पे सर्च बटन दबाया, इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है, शायद इन्होंने ऐड नहीं किया। कोई भी मैं एक एग्जाम्पल ले लूं, बट आप एक कैटेगरी आगे पीछे ही करें, ठीक है। मान लिया 11th के बच्चे हैं फॉर एग्जाम्पल, देन मैंने जो 12th की सब कैटेगरी अभी ब्लैंक हुई है, इन सबको वहां पर ट्रांसफर करूंगा। मैंने नई सब कैटेगरी सेलेक्ट कर ली इस ड्रॉप डाउन से, और ये बटन प्रेस करना है मुझे, माइग्रेट मेंबर फ्रॉम। अच्छा, हाँ ठीक है सर। हाँ, अब ये सब बच्चे 12th में आ गए हैं। अगर आप सर्च करके देखें ये सब बच्चे यहाँ आ गए, ठीक है सर। तो 12th वाले बच्चों को हटाना है, फिर नीचे की सब कैटेगरी एक एक ऊपर खिसकाते जाइए आप। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ये सब R&D आपके केवी वालों ने ही की है, हमें भी नहीं पता था ऐसे होता है क्या, बट इन्होंने कुछ बताया तो हमने ऐड कर दिया ये सब चीजें। ठीक है सर, ये देखिए कितना सुंदर है। ये बस वर्जन नया वाला डलवा लीजिए, 32 अपने से कर लीजिए, डाउनलोड करके अनजीप कर लीजिए। ओके सर। जी 32 आप हमारी ई ग्रंथालय की वेबसाइट पे जाएंगे और नीचे यहाँ पे ये आप डाउनलोड में लिंक देख रहे हैं, हाँ जी सर। इसे डाउनलोड करिए और अनजिप करिए। अनजिप करके सेटअप फाइल को रन कराना है आप, ठीक है। ओके सर, चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। बोलिए आप लोग। नेक्स्ट, सुलेखा, सुकांता, सुजाता, सृष्टि, सोमा, शिवेंद्र नाथ सिन्हा। सारे अनम्यूट है ना सारे? मैंने सबको अनम्यूट कर रखा है, तो सभी को अनम्यूट किया हुआ है। या तो हो सकता है उनके एंड पे अपनी कुछ इश्यू हो, अदरवाइज इधर से सब अनम्यूट है। शशि भूषण प्रसाद,
शालिनी अस्थाना मुंबई से, सीमा वशिष्ठ, सीमा तंवर, सतीश, संदीप रॉय, हाँ रमा नायर, कोई है बोलेगा कोई? आप नीचे क्वेश्चन मटोरिया लिख के भेज सकते हैं। हेलो मटोरिया सर, बताइए। नमस्कार। सर मैं जी सर मैं पहले केंद्रीय विद्यालय पश्चिम बिहार में था, मैं जानता हूँ आपको, आपसे मैं कई बार मिल चुका हूँ। अभी मेरी पोस्टिंग सर केंद्रीय विद्यालय राष्ट्रपति भवन में है। और सर हमारी ये पहले जो केंद्रीय विद्यालय था, ये सर पहले सर्वोदय विद्यालय था। तो जो लाइब्रेरी है सर, मैं फिर से सेटअप कर रहा हूँ उसको। ये प्लान है, बहुत हाईटेक और मॉडर्न लाइब्रेरी बनाने का प्लान है। तो सर जो जितनी बुक्स थी उनकी, वो सब हमने वो कंडम कर दी सर, क्योंकि न्यू सेटअप करने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो अभी सर हमें कंप्यूटर वगैरह इंस्टॉल नहीं हुए, तो सर अब अभी जो न्यू क्यों कर दी? सर वो उनका सॉफ्टवेयर था सर, वो बहुत ओल्ड बुक्स थी सर, बहुत पुरानी थी। तो उसको डिलीट करके सर अभी नहीं सर, उनका सॉफ्टवेयर अलग था जो सर्वोदय विद्यालय का था। ठीक है तो सर अभी मैंने कंप्यूटर स्टार्ट करना है, कंप्यूटर सेटअप वगैरह मांगा है सर, सब मिलने वाला है अभी, क्योंकि 8-9 महीने पुराना स्कूल है हमारा। तो सर मैं ये अभी जब भी इंस्टॉल होगा तो न्यू वर्जन ले लूंगा मैं, क्या रहेगा सर उसका? हाँ, नया वर्जन ले लीजिए। जी जी। तो उसके लिए सर क्या अपने एप्लीकेशन दे दूंगा वहां पे एनआईसी में? तो क्या सिस्टम है सर उसका? कुछ EG4 में आ जाइए सतीश जी, EG4 में आ जाइए। हाँ सर, EG4 में आ जाऊंगा। EG4 ही लेना होगा जी सर, EG4 लेना होगा आपको। जी जी सर। उसके लिए कुछ ईयरली कुछ सब्सक्रिप्शन भी है ना शायद, मेरे ख्याल से। सब कुछ ई ग्रंथालय की वेबसाइट पे जाइए यहाँ पे। जी जी सर। और यहाँ पे एक PI रिक्वेस्ट फॉर्म का लिंक है, ये देख रहे हैं आप। हाँ जी। इसे डाउनलोड करके इसे पढ़िएगा, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, कितना पेमेंट, क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। और बेसिकली कई केंद्रीय विद्यालय ने, मैं दिखाना चाहूंगा, आप सभी केवी से है, ऑलरेडी EG4 पे आ भी गए हैं। अगर हम केंद्रीय विद्यालय की बात करें तो इधर है, चलिए मैं यहाँ से ले लेता हूँ। हम ये देखना चाह रहे हैं कि कितने केंद्रीय विद्यालय EG4 से जुड़ गए हैं। ये 61 केवी EG4 से जुड़े हुए हैं। और आप देखेंगे 2,92,670 कॉपीज की एंट्री उनकी हो रही है, और 2,24,000 कैटलॉगिंग रिकॉर्ड, और सबका कैटलॉग भी अवेलेबल है। तो आप भी जुड़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी EG3 हम लोगों ने बंद कर रखा है बेसिकली, ये तो आप लोगों की वजह से हम चला रहे हैं इसे, क्योंकि आप सबसे बड़े यूजर ग्रुप हैं EG3 के। बाकी लोगों को हमने बोल दिया है कि आप EG3 छोड़ के EG4 पे आइए, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है। ठीक है, ठीक है सर। तो स्कूल रीओपन होने पे मैं आपको सर रिक्वेस्ट करके इंस्टॉल करवा लेता हूँ सर। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। यस, एनी अदर क्वेश्चन? यस, कोई पार्टिसिपेंट पूछना चाहेगा कुछ? सर वो शुरू में जो बोल रहा था, हेलो। हाँ हेलो। हाँ बोलिए सर, आप वो स्क्रीन का जो चेंज करने के बाद शुरू में बोले थे ना, उसमें कुछ नहीं है, आप अपने C ड्राइव में जाएंगे। ठीक है, जो स्क्रीन आप यहाँ पे देख रहे हैं, गेहूं का एक वीट का एक फील्ड है, उसकी स्क्रीन अभी आ रही है। ठीक, ये कहाँ है इमेज? C ड्राइव में जाएंगे, और C ड्राइव के अंदर एक लाइब्रेरी नाम का फोल्डर मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे आप
वो फाइल रखेंगे, उसका नाम होना चाहिए library.jpg। तो आप कोई भी फील्ड, आप कोई भी इमेज, मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे। मैं एक पिक्चर ले लेता हूं कोई, ठीक है, एक मैं पिक्चर ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैं मिश्रा जी की पिक्चर ले लेता हूं। इसे मैं कॉपी करता हूं सी ड्राइव लाइब्रेरी फोल्डर में, ठीक है। मैंने यहाँ कॉपी कर दी और मैंने इसका नाम क्या रखना है, library.jpg। जेपीजी एक्सटेंशन होना चाहिए हमेशा उसका, ये ध्यान रखिए प्लीज। library.jpg उस फाइल का नाम होना चाहिए लाइब्रेरी और उसका एक्सटेंशन होना चाहिए जेपीजी। अब मैं इसे बंद करता हूँ, एग्जिट करता हूँ और मैं फिर से चलाता हूँ EG3। किसी पार्टिसिपेंट के यहाँ से गाने की आवाज आ रही है, प्लीज बंद करें अपना माइक। यस, अब देखिए मैंने मिश्रा जी की फोटो लगा दी। इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इमेज का साइज है वो बड़ा होना चाहिए, अदरवाइज वो रिपीट हो जाएगी इमेज। मिश्रा जी का डबल दिखा रहा है। हाँ हाँ, क्योंकि जो मिश्रा जी का जो इमेज का साइज है वो छोटा है, इसलिए वो रिपीट हो रही है। तो आप इमेज के साइज को इतना बड़ा रखें कि पूरी स्क्रीन पे फिट हो जाए आपकी, ठीक है। चलिए, और पार्टिसिपेंट बताइए कोई। मिस्टर राजी नायर, रजनी रोहिला, रजनी, अच्छा रजनी कनेक्टेड है हमारे यहाँ से। रजनी, रजनी मुझे सुन रही है? पुष्पा ठाकुर है, कुछ पूछना है पुष्पा जी को? प्रिया, प्रवीण, प्रसन्ना, पूनम दे, पूनम सिंगला, पिंटू पाल, पार्टिसिपेंट कुछ पूछना चाहते हैं? मिश्रा जी आप पूछिए जरा, आपके पार्टिसिपेंट सो तो नहीं गए? मिश्रा जी आपको मेरी आवाज आ रही है? सर हम लोग जग रहे हैं सब। आप अपने पार्टिसिपेंट को जगाइए, पूछे कोई क्वेश्चन है तो। म्यूट कर लिया क्या लोगों ने? नहीं, मैंने सबको अनम्यूट किया हुआ। हाँ नहीं, वो आपकी आवाज सुनेंगे तो थोड़ा जाग जाएंगे। अगर किसी को आवाज नहीं आ रही है तो मुझे मेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं प्लीज, या मिश्रा जी का नंबर सबके पास होगा, केवी वाले ग्रुप में आप मैसेज करिए। ओके, अटेंडेंट वेबिनार नाउ, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप खोला हुआ है केवी का। तो अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रही है या क्वेश्चन इसमें बता दीजिए। मैंने अनम्यूट किया हुआ है काफी। मिश्रा जी, हमारे सभी काफी पार्टिसिपेंट्स ने व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा है सर प्लीज अनम्यूट। मैंने अनम्यूट किया हुआ है यहाँ से सबको। मनप्रीत ने लिखा है वी कैन हियर यू बट कांट स्पीक अप। कोई सॉल्यूशन है इसका मिश्रा जी? क्यों नहीं बोल पा रहे हैं वो? हेलो, मिश्रा जी क्या किया जाए? सबको अनम्यूट किया हुआ है मैंने। एक बार मैं म्यूट करता हूं और फिर अनम्यूट करता हूं, ठीक है? यस, अभी मैंने सबको अनम्यूट किया हुआ है। किसी पार्टिसिपेंट्स की आवाज अगर हम तक पहुंच रहे हैं तो प्लीज प्रयास करें बोलने का।
अच्छा, क्वेश्चन लिखा है हाउ टू इंस्टॉल ई ग्रंथालय विद बैकअप फाइल इन अदर कंप्यूटर्स। सर क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें कई, आप उन्हीं हाँ, क्वेश्चंस के नहीं, आंसर्स क्वेश्चन दे दीजिए सर। ठीक है, ठीक है। मिश्रा जी, मिश्रा मिश्रा सर जी की को आवाज आवाज नहीं आ आ रही रही है सर। मेरी? आपकी आवाज तो आ रही सर, मिश्रा सर की आवाज नहीं आ रही अभी। मिश्रा जी की आवाज भी गायब हो गई। उनकी आवाज तो बहुत बुलंद है। ओके, चलिए मैं बताता हूं। किसी ने लिखा है कि अगर हमने बैकअप लिया है, दूसरे सिस्टम में जाना है तो क्या करना होगा। तो सबसे पहले हम ई ग्रंथालय का बैकअप लेंगे, और बैकअप हम दो तरह से ले सकते हैं। एक ई ग्रंथालय से ले सकते हैं यहाँ पर, और दूसरा हम SQL सर्वर रन करा के ले सकते हैं। तो मैं SQL सर्वर रन कराने की कोशिश करता हूं। दोनों जगह से मैं आपको बताऊंगा बैकअप कैसे लेना है। ई ग्रंथालय से बैकअप लेना आसान है। आप एडमिन में जाएं, डेटाबेस यूटिलिटीज में जाएं, एंड डेटाबेस बैकअप एंड रिकवरी वाले फॉर्म पे जाएं। यहाँ पे आप अपनी ड्राइव सेलेक्ट करें। कुछ कंप्यूटर में C और D दोनों होती है, कुछ में खाली कोई एक पर्टिकुलर ड्राइव होती है। तो आप किसी भी ड्राइव को चूज कर सकते हैं। सेलेक्ट करें और बैकअप वाला बटन दबाएं। तो ये मैसेज आएगा, ये मैसेज आपको बताएगा कि बैकअप कहाँ हो रहा है। तो ये कह रहा है डी लाइब्रेरी फोल्डर में आज का बैकअप हो गया है। बैकअप लेना बिल्कुल एक क्लिक प्रेस करने वाली चीज है। जैसे ही आप बैकअप प्रेस करते हैं, आपका बैकअप रेडी हो जाता है, और आप जाएंगे डी में, और डी के अंदर लाइब्रेरी में इसने बोला है ये आज का बैकअप है। तो आपने बैकअप ई ग्रंथालय से लिया है। अब SQL सर्वर से कैसे लेंगे? पहले आप SQL सर्वर रन कराएंगे और फिर कनेक्ट करेंगे। जब आप कनेक्ट कर लेंगे, तब आप डेटाबेस वाले टैब पे जाइए। वहां पे आपको अपना डेटाबेस मिलेगा। आपको पता होना चाहिए कि आपके डेटाबेस का नाम क्या है। उसे राइट क्लिक करें, टास्क पे जाए और बैकअप का ऑप्शन आएगा। अगर पहले से बैकअप लिया हुआ है तो वो पाथ आपको आएगा, नहीं तो आप नया पाथ पुराना डिलीट कर ले और नया पाथ ऐड कर ले। यानी आप बैकअप कहाँ पे रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ, और यहाँ पे हम बैकअप फाइल का नाम लिखे, जो भी नाम आप देना चाहते हैं डॉट बैक के साथ। ग्रंथ3, चाहे तो हम आज की डेट लगा सकते हैं। ठीक है, डॉट बैक जरूर लगाएं, ऐड हो जाएगा ये यहाँ पे। ओके प्रेस करें तो ये लोकेशन ऐड हो जाएगी, जिस पे आप जब भी SQL सर्वर से बैकअप लेंगे वो हमेशा बैकअप इसी लोकेशन पे लेगा। प्रेस करें बटन, बैकअप डन सक्सेसफुली। अब आप अगर देखेंगे तो इसमें आपको बैकअप मिल जाएगा SQL सर्वर के अंदर। बैकअप फोल्डर हमने, जो भी फोल्डर हमने सेलेक्ट किया है, यहाँ पे आपको आज का बैकअप मिला। तो आपको इसे दूसरे पीसी में लेके जाना है, तो इसे कॉपी एंड पेस्ट करें, पेन ड्राइव में ले ले, या नेट पे है तो नेट पे ट्रांसफर कर ले, और दूसरे पीसी में जाके आप इंस्टॉल करें SQL सर्वर। SQL सर्वर इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पे एक नया डेटाबेस बनाएं। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, न्यू डेटाबेस, उसका नाम रखे ग्रंथ3 XYZ। अब XYZ के ऊपर आपको रिस्टोर करना है बैकअप फाइल। तो आप XYZ को राइट क्लिक करें और टास्क में जाएं एंड रिस्टोर डेटाबेस। रिस्टोर में जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ्रॉम डिवाइस।
देन आप ब्राउज करके बैकअप फाइल को सेलेक्ट करें। और इसमें ध्यान रखने वाली ये बात है, क्योंकि इस नाम का ऑलरेडी फाइल बैकअप फाइल ऑलरेडी रिस्टोर है, तो बेसिकली इसका कई बार नाम बदलना होता है। ऑप्शन में जाके ऑप्शन में जाएंगे, ओवरराइट करें। ये पूरा प्रोसेस ई ग्रंथालय का इंस्टॉलेशन गाइड है, उसमें हमने स्क्रीनशॉट के साथ दिखाया हुआ है। तो क्योंकि इस नाम से पहले से है, तो यहाँ पे आपको नाम चेंज करना होगा। चेंज करने की बजाय आप उस जगह जाए जहाँ पे आपने नया डेटाबेस बनाया है, वहां पे आपको नए डेटाबेस की फाइल मिल जाएगी, जिसे आप सेलेक्ट करेंगे। आपको वैसे इतनी माथापच्ची की जरूरत नहीं है। एनआईसी सपोर्ट प्रोफेशनल को आप रिमोट एक्सेस दे दीजिए, टेक्निकल काम हमें करने दीजिए। आप अपना सॉफ्टवेयर के यूज पे ज्यादा फोकस करिए, आई थिंक वो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह से आप रिस्टोर करें और नया डेटाबेस में आपका डेटा वापस आ जाए। ठीक है सर, आपका ईशा जी को रिमोट मेरी एक्सेस जो है, आपका जो हाँ, रिमोट एक्सेस वो टीम व्यूअर का ही है? वो एनी डेस्क से भी दे सकते हैं, टीम व्यूअर से नहीं देते हम। अच्छा, एनी डेस्क के थ्रू है? हम हाँ, एनी डेस्क से एनी डेस्क इंस्टॉल कर ले और आप वो टीम हमारे हेल्प डेस्क वाले नंबर पे कॉल करके उसका आईडी बताएं, तो या तो राजनी आपको मिलेगी, नहीं तो यादव जी मिलेंगे, उन्हें रिमोट एक्सेस दे। आप बिल्कुल परेशान ना हो, टेक्निकल काम एनआईसी को करने दें। अच्छा, एक ने लिखा है हमारे एक पार्टिसिपेंट ने सीरियल कंट्रोल का लिखा है। सर्टेनली सीरियल कंट्रोल अपने आप में एक बहुत बड़ा मॉड्यूल है। तो मैं शिवानंद मिश्रा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट वेबिनार हम स्पेशली सीरियल कंट्रोल पे ही रखेंगे, मे बी नेक्स्ट वीक। सर, एक क्वेश्चन और भी आया हुआ है, वो है बारकोड प्रिंटर का है अटैच करने के लिए, वो कनेक्शन फेल बता रहा है। ये प्रॉब्लम भी कॉमन है, आ जाती है? बारकोड प्रिंटर में कनेक्शन का कोई इशू नहीं है, कनेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है। बारकोड प्रिंटर कहाँ पे आ रहा है आपको? अच्छा, बारकोड प्रिंटर का इशू? सर, ये शिवेंद्र जी ने क्वेश्चन दिया है इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में। अच्छा, ठीक है। शिवेंद्र जी से मैं को ये बताना चाहूंगा, मैं इस पे थोड़ा प्रकाश डाल दूं। बारकोड ई ग्रंथालय में दो तरह से आप बारकोड लेवल जनरेट कर सकते हैं, और एक लेजर प्रिंटर से एंड दूसरा बारकोड प्रिंटर से। तो ज्यादातर केवीज में मैंने देखा है कि लेजर प्रिंटर आप लोगों के पास है, बहुत कम केवीज में ही बारकोड प्रिंटर है। तो सबसे पहले हम लेजर प्रिंटर की बात करेंगे। तो हम कैटलॉगिंग के लास्ट वाला जो फॉर्म है, इसमें बारकोड जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आप लेजर प्रिंटर से बारकोड प्रिंट कर रहे हैं तो कोई सेटिंग नहीं करनी है। आपको यहाँ पे रिपोर्ट बनेगी, मैं दिखाऊंगा अभी आपको, और सीधा उस पे प्रिंटर पे भेजना है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जैसे मैंने सपोज कीजिए ये सर्च किया, मैंने ऑल कंप्लीट कलेक्शन सर्च किया, आप इस रेंज में भी सर्च कर सकते हैं। और मैंने यहाँ से ऑप्शन लिया बारकोड प्रिंटर वाला, ठीक है। तो सवाल ये है कि आप सिंपल A4 साइज पे प्रिंट करना चाहते हैं बारकोड प्रिंटर, फिर कैंची और गोंद से आप चिपकाएंगे क्या? दूसरा, इसमें मेरा सजेशन ये है कि मार्केट में A4 साइज का शीट आता है जिसपे ब्लैंक लेबल चिपके हुए होते हैं, तो आप वो शीट खरीदें। और इनमें हमने बहुत सारे साइज आपको यहाँ पे दे रखे हैं, उसी साइज का शीट सेलेक्ट करें और ये बटन दबाएं। लेकिन अब इसमें एक चीज और है, ये हो सकता है कि हमने जो शीट का साइज दे रखा है वो थोड़ा आपका लेफ्ट राइट टॉप नीचे बॉटम पे आगे पीछे फिट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में हमने यहाँ पे थोड़ा सा उसे सेट करने का, लेफ्ट मार्जिन और टॉप मार्जिन सेट करने का प्रोसेस दे रखा है। मैं जैसे अभी आपको दिखाना चाहूंगा,
अभी आप देख रहे हैं 0 लेफ्ट मार्जिन है इस वाली प्रिंट में, लेकिन मैं अगर यहाँ पे लेफ्ट में 200 पिक्सल, ये आपको थोड़े ट्रायल करने होंगे। 200 पिक्सल मैंने टाइप किया और अब मैं दोबारा से इस रिपोर्ट को जनरेट करूं तो ये थोड़ा सा इधर खिसक गया है। 200 पिक्सल इसमें दिखाई नहीं देगा बेसिकली। अगर मैं यहाँ पे और थोड़ा सा ज्यादा दूं तो शायद जब कुछ इफेक्ट नजर आएगा। अच्छा, ज्यादा हो गया है, इतने पिक्सल बाहर हो गया है। हाँ, अब आप देखेंगे लेफ्ट से काफी खिसक गया है। पहले 4 कॉलम थे, अब 3 कॉलम रह गए। तो आपके पास जो शीट है जिसपे ब्लैंक लेबल चिपके हुए हैं, आप उसे प्रॉपरली एडजस्ट करके देखें। उसे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना होगा। लेफ्ट और टॉप मार्जिन दीजिए। अगर तब भी सेट नहीं हो रहा है तो 5 शीट हमें बाई पोस्ट भेज दीजिए, हम इसमें एक नई साइज ऐड कर देंगे। ठीक है। अब आइए बारकोड प्रिंटर से। बारकोड प्रिंटर लेजर प्रिंटर की तरह नहीं होता कि आपने लगाया और चल पड़ा। बारकोड प्रिंटर को सेटिंग करनी पड़ती है। जब भी आप बारकोड प्रिंटर खरीदे तो आप पीआरएन फाइल जरूर खरीदे। जब वेंडर से आप बोले कि उसे पीआरएन फाइल चाहिए, वो पीआरएन फाइल हमें दें आप। टेस्ट करने के बाद उसके बाद हम यहाँ पे आपके नाम का प्रिंटर ऐड कर देंगे। अगर आपकी पीआरएन पहले से ऐड किए हुए प्रिंटर के बिल्कुल एग्जैक्ट टिकटो कॉपी है तो हम आपको मेल में ये बताएंगे कि ऑलरेडी इस नाम से प्रिंटर आप यूज करें जिसमें आपकी पीआरएन की ही सेटिंग है, तो वो भी सेम लेवल आपके दूसरे नाम सेलेक्ट करने से निकल जाएगा। तो ये बारकोड प्रिंटर और लेजर प्रिंटर के बारे में था। किसी ने लिखा है कि मेंबर आईडी कार्ड में क्लास डिवीजन नहीं दिखाना है, तो एक मेल डाल दे आप। आपको जो फील्ड नहीं चाहिए हम यहाँ पे डायनेमिक बना देंगे और उसमें से आप फील्ड सेलेक्ट कर लेंगे जो आपको दिखाना है कार्ड पे या नहीं दिखाना है, वो ऑप्शन हम इधर दे देंगे। अभी जो कॉमन फील्ड है वो कार्ड में आ रहे हैं जिसमें मेंबर नंबर है, मेंबर नाम है, उसकी क्लास है, कैटेगरी सब कैटेगरी है बेसिकली, और मोबाइल नंबर है। बेसिकली आप क्या क्या फील्ड चाहते हैं एक मेल डाल दे, आपके लिए नया फॉर्मेट इसमें बना देंगे। अच्छा, किसी ने लिखा है एक्सपोर्ट रिपोर्ट ऑफ बार कोड इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। एक्सपोर्ट रिपोर्ट का मैं नहीं समझता कि क्या मीनिंग है। अगर बार कोड से यहाँ रिपोर्ट जनरेट हो रही है इस तरह से, तो सर्टेनली कई बार बार कोड रीडर का भी इशू होता है। और मैंने यहाँ से जो भी मेथड मेरे पास है, जिस तरह का प्रिंटर है मैंने जनरेट किया, तो बेसिकली कई बार ये होता है आपने प्रिंट बारकोड चिपका दिए हैं बुक पे, लेकिन जब आप रीडर से रीड करते हैं वो रीड नहीं कर रहे हैं। तो रीडर का कोई सेटिंग नहीं होता, रीडर का कोई ड्राइवर भी नहीं होता, पहले ये समझ ले। तो उसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले क्या वजह है ये मैं आपको बताता हूँ क्यों रीड नहीं करता है। अगर लाइनें एक दूसरे के बहुत नजदीक है या लेफ्ट में चली गई है, रैप हो गई है, तब भी रीड नहीं करेगा। लेकिन हम जब प्रिंटर जब बारकोड के लेबल ऐड करते हैं तो हम इस चीज का ध्यान रखते हैं। दूसरी वजह होती है कि आप जो बारकोड रीडर खरीदते हैं, कई बार वो फैक्ट्री सेटिंग उसमें ऐसी होती है कि कुछ बारकोड रीडर 4 डिजिट या उससे कम रीड करेंगे या कुछ 4 डिजिट या उससे ज्यादा करेंगे। तो उस केस में हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप जिससे बारकोड खरीदा है आपने, उस वेंडर से बात करें, उससे बोले, वो फैक्ट्री रीसेट कर देगा। उनके पास एक मास्टर लेवल होता है जिसे रीड करते ही फैक्ट्री रीसेट हो जाता है। उनसे ये बोलेंगे आप कि इसमें 1 डिजिट से लेके 7-8 डिजिट तक रीड करे और अल्फा न्यूमेरिक भी रीड करे। तो बेसिकली वो रीडर की सेटिंग की प्रॉब्लम है। लेकिन किसी केस में अगर आपका रीडर फिर भी रीड नहीं कर रहा है तो आप हमें बताएं, हम उसे अपने रीडर उसी लेवल को निकाल के अपने रीडर से रीड करके टेस्ट कर देंगे। ओके। किसी ने लिखा है सर करंट अवेयरनेस सर्विस जनरेट नहीं हो रही है।
करंट अवेयरनेस सर्विस कहाँ है, ये थोड़ा मैं देख लूं, क्योंकि आजकल AG3 पे हम ज्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं। तो अब धीरे धीरे हम भी भूलते जा रहे हैं AG3 को। तो सबसे पहले आप कट ऑफ डेट देंगे, किस डेट से किस डेट तक आप करंट अवेयरनेस जनरेट करना चाहते हैं, और उसके बाद आप जब यहाँ पे रिजल्ट आ जाएंगे, अगर रिजल्ट आ रहे हैं तो आपका सिस्टम ठीक से काम कर रहा है। लेकिन अगर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो आप हमें बताएं, उसका सॉल्यूशन हम दे देंगे। इसका मतलब डेटाबेस में इशू आ गया है। बेसिकली जब आप स्टॉक वेरिफिकेशन करते हो और एक ईयर ऐड करते हो यहाँ पे, तो वो कॉलम डेटाबेस की टेबल में ऐड हो जाता है। उसकी वजह से कई बार इशू आते हैं। तो उसका सॉल्यूशन हमने EG4 में कर दिया है। हमारे पास EG3 के लिए भी सॉल्यूशन है। अगर आप उस चीज से गुजर रहे हैं, उसे फेस कर रहे हैं, तो आप हमें अपना मेल लिखें और अपना बैकअप भेजें, तो आपको सॉल्यूशन दे देंगे। यहाँ पे आप जनरेट करके देखें हमेशा। अगर आपने ऑर्डर बाय एक्सेशन रजिस्टर किया है, एक्सेशन नंबर किया है, और कोई एरर आ रही है, तो वो एरर हमें बताएं, उसे हम ठीक करेंगे। वो इसी केस में होता है। अगर आपका यहाँ रिजल्ट आ रहे हैं तो आपके करंट अवेयरनेस में भी रिजल्ट आएंगे। तो जिसकी करंट अवेयरनेस नहीं चल रही है वो जरा हमें मेल लिखे और स्क्रीनशॉट भेजें। किसने लिखा है मेरे लैपटॉप में कौन सा विंडोज वर्जन चाहिए? एक्चुअली विंडोज 7 और उससे ऊपर जितना भी है वो सब उसमें काम करता है। लैपटॉप का आपका विंडोज 7 से ऊपर अब कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन हो, सब सपोर्ट करेगा। एक ने लिखा है माई बारकोड प्रिंट इज रीडेबल माई मोबाइल बट नॉट रीडेबल इन स्कैनर। मोबाइल का पता नहीं है, मोबाइल से हमें नहीं पता किस तरह से आप रीड कर रहे हैं, और स्कैनर रीड नहीं कर रहा है। तो अभी मैंने जो बताया है, स्कैनर को फैक्ट्री रीसेट कराए आप, जिससे खरीदा है उसे बोल के, और उसे बोले कि कितना भी डिजिट का एक्सेशन नंबर हो वो रीड करे, तो आपकी सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें लिखें प्लीज। वेब ओपेक और सीरियल मॉड्यूल हम नेक्स्ट वेबिनार में लेंगे, क्योंकि वेब ओपेक अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। सर एक चीज बता दीजिए, ये इसकी जो बैकअप हम लेते हैं, हम उसे पेन ड्राइव में लेते हैं। अगर हमें उसे मेल पर रखना हो तो ये बहुत बड़ी लेंथी फाइल है और वो मेल पर होती नहीं है, तो इसका भी कोई अपना प्रोसीजर गूगल है? ड्राइव में रखिए आप। हर एक मेल की अपनी गूगल लिमिट ड्राइव होती में? है। जैसे NIC का 20 MB है और जीमेल में शायद ज्यादा है, तो आप गूगल ड्राइव में रखें। मेल में रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो ओके, तो मतलब अटैच इसे करनी पड़ेगी गूगल ड्राइव फाइल। में सिंपल कॉपी गूगल ड्राइव में करने से रखें। हो जाएगा? हाँ, कॉपी पेस्ट जैसे बाकी फाइल होती है ऐसे ही होती है। आप उसमें फॉर्मेट ना करें, उसे ओपन ना करें। ओके ठीक है। जी सर। इसमें किसने लिखा है सर, मेरा स्कूल नया शुरू हुआ है, मुझे ई ग्रंथालय को कैसे इंस्टॉल करना है? जिन स्कूलों में, जिन केंद्रीय विद्यालय में EG3 या कुछ भी नहीं चल रहा है, उन्हें EG4 लेना पड़ेगा। किसी भी नई लाइब्रेरी को हम EG3 नहीं दे रहे हैं। मोटोरिया ओके, से हाँ जी बताइए। मैं विशा जी यही की बोल रहा था। आवाज वापस आ गई? हाँ सर, आ रही है ना? बताइए। मिश्रा जी को इसे चुप ऑन करना कर बहुत लीजिए। आसान बात नहीं है, कैसे बंद हो सकता है लाइट आ मिश्रा रही जी? है? ठीक है, मैं आंख बंद कर देता हूँ, वैसे आप दोनों लोग पतली पतली है। हाँ मिश्रा जी बताइए, सॉरी। सीरियल कंट्रोल और माइक्रो डॉक्यूमेंटेशन पे एक दिन अच्छा से सच में करिए जल्दी। मैं रहूंगा। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों बड़े टॉपिक हैं, तो इसे हम और बाद में सर रखें। KBS में मैं एकमात्र हूं जो माइक्रो डॉक्यूमेंटिंग किया हूं, करीब करीब 300 350 आर्टिकल्स फुल टेक। तो मैं बिल्कुल उसको बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप बहुत कुछ सिखाते रहते हैं, इसलिए हमारी जरूरत महसूस नहीं होती, हम कुछ नहीं बोलते।
नहीं सर, हमसे ज्यादा एक्सपर्ट आप बन गए हैं। नहीं आप हैं तो हम लोग उछल रहे हैं ना आप। नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा है, एटलीस्ट तो सर ये हमें अभी बैकअप देने के लिए कोई क्वेश्चन है किसी का? हेलो जी क्वेश्चन है किसी का? क्वेश्चन रेज करिए। नहीं, क्वेश्चन तो इन्होंने व्हाट्सएप पे भेजे हुए हैं मिश्रा जी, आप भी खोल के देखें अपने ग्रुप को। अच्छे व्हाट्सएप पे काफी क्वेश्चन भेजे हैं, डुप्लीकेट क्वेश्चन है, बारकोड से रिलेटेड है, ओपेक से रिलेटेड है, और मेंबर से रिलेटेड है, और कॉमन है ज्यादातर, वो हमने कवर कर लिए हैं। करंट अवेयरनेस सर्विस के बारे में है। केबल कनेक्शन, हाउ केबल कनेक्शन, शिवेंद्र सिन्हा है, शिवेंद्र सिन्हा जी ने लिखा है सर हाउ केबल कनेक्शन। ये मतलब समझ में नहीं आया कि केबल कनेक्शन का क्या पूछ रहे हैं शिवेंद्र जी। शिवेंद्र जी या तो पूरा लिखिए या तो पूरा बोलिए। अच्छा, वेब ओपेक की काफी रिक्वेस्ट आ रही है, वेब ओपेक हम नेक्स्ट वेबिनार में लेंगे। सीरियल का लिखा है, सीरियल भी हम तभी लेंगे। प्लीज टेल अबाउट सीरियल एक्सेशनिंग, सीरियल एक्सेशनिंग का भी हम नेक्स्ट वेबिनार में लेंगे सीरियल के साथ। ये हाउ टू मिश्रा जी इंपोर्ट बोलेंगे, डेटा ऑफ एक्सेल शीट। मिश्रा जी पक्का बोलेंगे। मिश्रा जी का सर ये टॉपिक मस्त है, सब बोलूंगा मैं इस पे अगला दिन आपके साथ। अब की बार क्या करेंगे, प्रेजेंटर आप बनेंगे टोटल, हम जस्ट लिसनर होंगे, ठीक है? नहीं क्योंकि हमने सोचा था आपको कनेक्ट कर लेंगे, नहीं इधर से हम सप्लीमेंट करेंगे, हाँ है ना? अच्छा, किसी ने ये लिखा है इंपोर्ट कैसे करना है, तो कैटलॉगिंग में हमने शायद यहाँ पे एडमिन में हमने इंपोर्ट का दे रखा है। हाँ, इंपोर्ट कैटलॉग फ्रॉम एक्सेल। बेसिकली सबसे पहले तो आपको एक्सेल शीट बनानी होगी, और हमने एक्सेल शीट का फॉर्मेट अपनी ई ग्रंथालय की वेबसाइट पे रखा हुआ है। EG4 वाला मस्त वाला, राइट राइट, वही चलेगा। और आप जाएंगे नीचे तो देखेंगे वहां पे एक्सेल फॉर्मेट है, और इस फॉर्मेट में ही आप एंट्री करें। और सबसे जो बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि हर एक फील्ड का अलग अलग कॉलम बनाएं। जैसे इसमें जो फील्ड हमने रेड कलर में रखे हैं वो मैंडेटरी है, और जो फील्ड हमने ब्लैक में है वो ऑप्शनल है। तो आप देखेंगे इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है, एक्सेशन नंबर लिखे, एक्सेशन डेट एक ही फॉर्मेट में लिखे, आइदर DDMMYY या MMDDYY, मिक्स ना करे दोनों को। और टाइटल लिखे, और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम करते हैं हमारे यूजर वो ये करते हैं कि तीनों ऑथर या दो ऑथर को एक ही कॉलम में लिख देते हैं। नहीं, ऑथर 1 को अलग कॉलम, ऑथर 2 को अलग, और ऑथर 3 को अलग, तीनों ऑप्शनल है। अगर ऑथर है तो तभी टाइप करें, नहीं तो ब्लैंक छोड़े। और एज पर ACR2 या एज पर कैटलॉगिंग स्टैंडर्ड जो भी आप फॉलो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप डेटा एंट्री कर ले। एडिटर्स को एक साथ लिखे विद सेमीकोलन एंड स्पेस, पब्लिशर अलग कॉलम में, प्लेस अलग कॉलम में, ईयर 4 डिजिट में YYY फॉर्मेट, और पब्लिशर को एंट्री ऐसे करें जो एज पर ACR2। मैंने ये देखा है एक ही पब्लिशर की 10 एंट्री बना रखी है GNV में भी और आपके KV में भी। तो जब हम EG4 पे माइग्रेट कर रहे हैं वहां बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है इस वजह से। जैसे मैग्रो हिल, कोई लिखेगा मैग्रो हिल लिमिटेड, कोई कुछ और लिखेगा, कोई मैग्रो हिल के बीच में मैक और ग्रो के बीच में स्पेस दे देगा। द कैटलॉगिंग रूल सेज whatever data printed on the book that should be taken as it is. Simple funda. कैनन ऑफ सर्टेनेबिलिटी जी हाँ, canon of canon of uneasiness, ascertainability, and like that there are so many canons. ये लोग बिष्टा जी ये सब लोग भूल गए हैं लाइब्रेरी साइंस। हाँ सर, ये पढ़ते कहाँ है, ये तो मैं ठोक के पढ़ाते रहता हूँ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अच्छा, ये सब होने के बाद आप यहाँ पे पहले में अभी हमारे पास 5 मिनट और है। हम क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक बार अच्छे से बताएं अलग वेबिनार में, क्योंकि इंपोर्ट में थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो सबसे पहले हम ये करें, एक्सेशन रजिस्टर में जाए और 1 से 10
का हम सर्च करें और यहाँ पे इसे एक्सेल में हम एक्सपोर्ट कर ले पहले। सी टैब फोल्डर में आ गई है, ठीक है। इसी फाइल को हम इंपोर्ट करके देखते हैं। ओके, तो हम ये अज्यूम करते हैं हमारे पास एक फाइल है एक्सेल की, उसे हम इंपोर्ट करेंगे। तो हम इंपोर्ट यूटिलिटी में जाएंगे डेटाबेस के अंदर, इंपोर्ट कैटलॉग फ्रॉम एक्सेल, और वहां से हम ब्राउज करें फाइल को। सी टैम्प में हमने फाइल सेव की है, कोई फाइल नहीं है क्या? ऑल फाइल कर देते हैं। 97-98 के चलते नहीं इसका आएगा। हाँ, इसका एक्सटेंशन भी वेरी करते हैं, कई बार टेक्निकल इशू आते हैं। ऐसे केस में रिमोट एक्सेस दे दे हमारे सपोर्ट प्रोफेशनल को, वो ऑनलाइन कर देंगे। उसके बाद आप सेकंड बटन दबाए, और अगर फाइल रीड हो गई है तो उसका शीट नंबर अपना आप आ जाएगा और ये यहाँ पे फिल हो जाएगी। इसमें से जो कॉलम आप डिलीट करना चाहते हैं, जैसे ये वाला कॉलम मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो इसमें शायद डिलीशन का नहीं दे रखा हमने, EG4 में डिलीशन का दिया है। खैर एनीवे, रीड करने के बाद वी नीड टू मैप एक्सेल कॉलम विद आवर फील्ड। तो ISBN नंबर अगर है आपकी एक्सेल में तो उसे मैच करें, इसमें नहीं है शायद, ठीक है। अभी हम जो मैंडेटरी फील्ड है उससे मैच कर लेते हैं। तो टाइटल को टाइटल से मैच करें, एक्सेशन नंबर को एक्सेशन नंबर से मैच करें, सब टाइटल है तो सब टाइटल को मैच करें, ऑथर 1। इस तरह से हम मैपिंग कर ले। मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ, सारे ना लेके मैं कुछ फील्ड लूंगा, आपको एक रास्ता बता रहा हूँ, वो रास्ता अपनाएं। अगर कोई दिक्कत है तो उसे हम आपको करके देंगे ऑनलाइन। लैंग्वेज का ऑप्शन कहाँ है? हाँ, लैंग्वेज ये है। डाला ही नहीं होगा। अगर लैंग्वेज नहीं, अगर डाला नहीं तो हमने यहाँ डिफॉल्ट में दे रखा है, क्योंकि ये मैंडेटरी फील्ड है। तो आप डिफॉल्ट में क्योंकि ज्यादातर कलेक्शन इंग्लिश में होता है, बाद में आप लैंग्वेज जो हिंदी की किताबें उन्हें अपडेट कर सकते हो हिंदी में, ठीक है। और भी जितने आपके फील्ड है वो आप मैप करें। पब्लिशर कहाँ है? पब्लिशर नजर नहीं आ रहा क्या? सब टाइटल ऑथर लगता है नीचे स्क्रीन पे, नहीं स्क्रीन तो नहीं है। पेजिनेशन हो गया, वेंडर सर ऑथर वाली लाइन में है, एडिटर के नीचे। ऑथर वाली लाइन में, अच्छा ये है पब्लिशर। तो मैं P जैसे ही प्रेस करता हूँ ये अपना आप सेलेक्ट करने लगता है, ठीक है। प्लेस, ठीक है। ईयर, तो अभी मैं इतना लिया हूँ और मैं नीचे वाला बटन दबाऊंगा, इंपोर्ट रिकॉर्ड। इट विल प्रोसेस द रिकॉर्ड। देयर में भी पॉसिबिलिटी के कुछ रिकॉर्ड इनवैलिड हो जाए और उन्हें छोड़ दे। ये कभी भी 100% सक्सेस नहीं होता माइग्रेशन, लेकिन हमने ये ग्रंथालय में पूरी कोशिश की है। अभी ये इसने बता दिया है 100 डुप्लीकेट, जी इसमें डुप्लीकेट थे सभी रिकॉर्ड, क्योंकि मैंने इसी से एक्सपोर्ट की थी फाइल। मैंने यही संदीप का तो होगा कैसे? संदीप जो बोल रहे नहीं, उनका क्या हो रहा है, वो कह रहे हैं डुप्लीकेट एक्सेप्ट कर लिया एक्सेशन नंबर, वो ये बोल रहे थे। वहां पे डॉट फॉर्ड कुछ लग गया होगा, एक्सेशन नंबर्स में कुछ हो गया। हाँ, वो कुछ हिडन कैरेक्टर रह गया होगा। तो इस तरह से आप इंपोर्ट करें। नेक्स्ट टाइम अगर कोई एक एक्चुअल फाइल हमें भेजेगा, कोई एक्सेल की फाइल, तो हम यहाँ पे इंपोर्ट करके दिखाएंगे। तो देखिए EG3 एकदम स्टेबल वर्जन हमने बनाया है और आप लोग बड़े अच्छे से यूज कर रहे हैं। लेकिन अब लास्ट में मेरी ये रिक्वेस्ट फिर से है, अपनी अथॉरिटी को समझाए, कन्विंस करें और EG4 पे आ जाए प्लीज। तो मैं समझता हूँ अब हमारा कंक्लूडिंग करने का टाइम आ गया है। मिश्रा जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा
लास्ट में इसे समापन करें इस इवेंट का, वेबिनार का, और अपनी तरफ से अपने पार्टिसिपेंट्स को 2 लाइनें बोले। थैंक्स टू पहले तो मटोरिया सर की, इनका ब्रेन चाइल्ड था ये, और लीडर हो तो मटोरिया सर जैसा फ्रंट से सारे अपने बात करते हैं, ना कि रजनी मैम पे आश्रित है, ना शिवानंद मिश्रा पे, ना जितेंद्र यादव जी पे, सपोर्टिंग है सब। मटोरिया सर का ब्रेन चाइल्ड है, और जितनी अच्छी कंप्यूटर पे दखल है उतनी अच्छी इनकी लाइब्रेरी साइंस पे दखल है। ये Z39.50 भी जानते हैं, ये हमारे कैनोन्स और प्रिंसिपल्स भी जानते हैं। तो थैंक्स सर आपको बहुत बहुत। आप अगला भी लेके आएंगे, हम लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे। पार्टिसिपेंट्स आप क्वेश्चन जिज्ञासु रहिए, आप क्वेश्चन रेज करेंगे तब उधर सर्च लाइट फेंकेंगे जरूर। तो लाइट जब आप केवल इनलाइटेंड रहिए सर से, जिज्ञासा के थ्रू जिज्ञासा राइज करिए और हर बार जुड़िए। EG4 आ गया है, EG3 हिस्ट्री हो चुका है, तो हम सभी को प्रेशर यही देना है कि EG4 में शिफ्ट हो जाए हम लोग धीरे धीरे करके, यही क्योंकि यही हकीकत है, यही यथार्थ है, यही जमीनी हकीकत है। इसी के साथ बहुत बहुत थैंक्स जो भी पार्टिसिपेंट थे, सर का भी बहुत बहुत, और अगला बार हम लोग फिर मिलेंगे बहुत जल्दी ही, सर जल्दी प्लान करेंगे। चलिए सर, मटोरिया सर को थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जी, मेरी तरफ से भी आप सबको धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू। थैंक यू मटोरिया सर, मिश्रा सर धन्यवाद बहुत जी बहुत। थैंक यू। जी थैंक यू सर। थैंक यू मिश्रा सर, थैंक यू। थैंक यू सर। जी थैंक यू एवरीबॉडी।